नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगस्त महीने के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट करंट अफेयर को दो पार्ट में 1 से 15 और 16 से 31 अगस्त का हम डिस्कस कर चुके हैं। इस करंट अफेयर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ज्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। यूपी का जो पीसीएस का एग्जाम है, आरओ एआरओ का एग्जाम है, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है, या कोई भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, उसके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। कोर्स के माध्यम से भी हम आपकी मदद करते हैं, आपकी तैयारी कराते हैं। बहुत ही सटीक मटेरियल, बहुत ही अच्छी क्लासेस, साथ में टेस्ट सीरीज समझ लीजिए आपको बिना कॉस्ट के दी जाती है। इतने कम पैसे में आपको पूरा कोर्स दिया जाता है, तो आप उससे भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि पुरस्कार से रिलेटेड है। भारत भारती पुरस्कार, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये पुरस्कार अधिकतर आपसे पूछ लिया जाता है, 2 स्टेटमेंट उसके बारे में है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और हाल ही में इस पुरस्कार से अनिरुद्ध जोशी को सम्मानित किया गया। सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा सही है। भारत भारती पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का, यह सही है। अनिरुद्ध जोशी की जगह पे रमानाथ त्रिपाठी को यह पुरस्कार इस समय दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जहां तक बात उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की है, यूपी स्पेशल में यह आपसे पूछा जाता है। 30 दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर 1976, 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत 8 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा इसमें दी जाती है। भारत भारती पुरस्कार के अलावा लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, ये सब भी हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नया पक्षी विहार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 13 पक्षी विहार है और 11 वन्यजीव विहार है। 13 पक्षी विहार गूगल कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, और 11 जो है ये वन्यजीव विहार है। वन्यजीव विहार अभी हाल में प्रयागराज में, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, उसका एक क्षेत्र पड़ता है करछना। तो करछना क्षेत्र में एक नया पक्षी विहार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सबसे पुराना अगर देखा जाए तो यूपी में लाख बहोसी पक्षी विहार है, और लाख बहोसी जो है कन्नौज में स्थित है। लाख बहोसी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये स्थित है आपका कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर का निर्माण किया प्रस्तावित है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यहां पर होना चाहिए। टाइगर का निर्माण किया जाएगा, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, कहां पर प्रस्तावित है ये? तो ये जो टाइगर रिजर्व है, ये अगर बन जाएगा तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। पहला दुधवा है, 1987 में दुधवा बना था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। बिजनौर का अमनगढ़ दूसरा है, 2012 में घोषित हुआ। 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, और अभी ये चौथा बन रहा है, जो कि बन रहा है चित्रकूट में। कहां पर बन रहा है? चित्रकूट में। तो चित्रकूट में इसकी अगर स्थापना हो जाएगी, बनने का मतलब यहां स्थापित होने से है, इसका निर्माण प्रस्तावित किया गया है, तो इसको अगर बन जाएगी तो 4 इसमें टोटल हो जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की जहां तक बात करें तो 1973 में शुरू हुआ था, 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना को अपने राज्य में भी शुरू करने का निर्णय लिया? इसी की तर्ज पर शुरू किया है, यूपी की योजना को उसने कॉपी किया है, और ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी में योजना 2018 से चल रही है। डेट भी याद करना है तो आप याद कर लीजिए, 24 जनवरी पूछी जा सकती है। 75 जनपद है यूपी में। 5 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का इसमें अनुमान व्यक्त किया गया था कि मिल जाएगा लोगों को। इतना क्या लाभ हुआ, जमीनी हकीकत क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिव हुआ, कुछ नया हुआ, हर एक जिले का अपना उत्पाद। तो उत्तर प्रदेश का इस योजना का जो नोडल विभाग था वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग था। क्या है? भी चल भी रही है। अब मतलब नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश ने उत्तर प्रदेश का ये मॉडल अपनाया है, वहां पर भी इसको लागू किया है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता? उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 4 रजत पदक, 4 कांस्य पदक यूपी के खिलाड़ियों को मिले हैं। 4 ये सिल्वर रहे हैं और 4 इसमें ब्रोंज रहे हैं, और ये टोटल पदक रहे हैं 8। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनके नाम भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं।
रजत पदक में ललित कुमार उपाध्याय, दीप्ति शर्मा, मेघना सिंह और प्रियंका गोस्वामी। तो ललित कुमार उपाध्याय ये हॉकी के रहे हैं और दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर। मेघना सिंह और ये एथलीट है, ये प्रियंका गोस्वामी। मेघना सिंह भी क्रिकेटर हैं। तो ललित कुमार हॉकी, महिला क्रिकेटर में दीप्ति और मेघना, और जो ये एथलीट है प्रियंका गोस्वामी। कांस्य में देखा जाए तो जूडो खिलाड़ी विजय कुमार और पहलवान दिव्या कॉकरॉन, भाला फेंक में अन्नू रानी और महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं वंदना कटारिया। तो ये पुरस्कार रहे और उनके नाम रहे लोगों के। 75-75 लाख रुपए भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं। जो रजत पदक जीते हैं और जो कांस्य जीते हैं उनको 50-50 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित करने के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट किस जनपद में बनकर तैयार हो रहा है? टेबल टॉप एयरपोर्ट होता क्या है? टेबल टॉप एयरपोर्ट, मान लीजिए कि कोई पठार है, कोई पठारी एरिया है, तो पठार जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पठार ऊपर से समतल मैदान की तरह बिल्कुल नहीं, लेकिन काफी कुछ टेबल की तरह बराबर दिखता है। इधर तो यहाँ पर कगार पे तो ढाल होती है, किनारों पे तो ढाल होती है, यहाँ पर स्पेस होता है। तो यहाँ पर अगर एयरपोर्ट डेवलप कर दिया जाए तो इस डेवलपमेंट को, इस एयरपोर्ट को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। तो एयरपोर्ट का जो ये टेबल टॉप रनवे है, ये चित्रकूट में डेवलप किए जाने का निर्णय लिया गया है। विंध्यन श्रृंखला है, उसी की पहाड़ी पर इसको डेवलप किया जाएगा। लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पंचामृत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से इसका संबंध है, ये आपको बताना है। पंचामृत योजना, नाम बड़ा बढ़िया है। जैसे पूजा पाठ होती है तो पंचामृत बनाया जाता है ना, 5 चीजें उसमें होती हैं। तो इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा को शामिल करके इसको ऐसा बनाया गया है। पंचामृत योजना शुरू की गई है कि गन्ने का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उपज है, वो बढ़ जाए, यील्ड बढ़ जाए। तो इसमें ट्रेंच, पेडी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल, ये 5 चीजें शामिल होने के नाते इसको क्या किया गया है, पंचामृत नाम दिया गया है। इसमें ट्रेंच के साथ में पेड़ी प्रबंधन, गन्ने में पेड़ी होती है, ड्रिप इरिगेशन इसकी बात की गई है, मल्चिंग की बात की गई है, मल्चिंग, और इसके अंतर्गत सह फसल की बात की गई कि साथ साथ में कोई फसल भी इसमें उगाई जाए। तो ये इसी कारण से इसका 5 चीजें हैं, इसलिए पंचामृत नाम रखा गया है। गन्ना उत्पादन इसका सही हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद वर्तमान समय में 2nd पोजीशन पे है। इस समय महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है गन्ना उत्पादन में, यूपी 2nd पोजीशन पे है। डेटा अपडेट होता रहता है, तो जब भी एग्जाम दे तो इसको अपडेट करके तब जाए। इको पर्यटन विकास बोर्ड के बारे में दिए गए विकल्पों में से सत्य विकल्प का चयन करिए। इस बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यूपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में लाने के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन को अभी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दी है अपने यहाँ, ये सही है। और इसकी अध्यक्षता स्वयं सीएम करेंगे, हमारे जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं वो करेंगे। उपाध्यक्ष इसके मुख्य सचिव स्तर के लोग होंगे, मुख्य सचिव जो राज्य के हैं वो होंगे और अन्य सचिव जो होंगे इसके सदस्य होंगे। तो वन पर्यावरण मंत्री नहीं होंगे। तो इसमें सत्य आपको बताना था, तो केवल एक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही की घोषणा के अनुसार देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ शहर में कितने क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कर रहे थे, तो हमने पूछा था कहां पर की जाएगी। लेकिन यूपी में अगर इसको पूछा जाएगा तो सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में जो बन रही है, इसका जो एरिया होगा ये 350 एकड़ का एरिया होगा। यहाँ पर रात में जंगली जानवरों को खुले आसमान के नीचे आप देख पाएंगे। ओपन एयर चिड़ियाघर होगा, रात में पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। और देश में 13 डे सफारी पार्क है, लेकिन नाइट सफारी पार्क कोई नहीं है। सिंगापुर की तर्ज पे पहली बार इसको डेवलप किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट हो रहा है लखनऊ में, 350 एकड़ का एरिया है, कुकरायल क्षेत्र जो पूरा है वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जनपद शामिल होंगे? एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के आसपास के एरिया को मिला के लखनऊ के आसपास का जो दबाव है उसको कम करने के लिए 7 जिलों को चुना है। राज्य राजधानी क्षेत्र योजना शुरू की है और इन 7 जिलों का नाम है जो बॉर्डर के जिले हैं लखनऊ से मिलते जुलते, उन्नाव, सीतापुर जिनका बॉर्डर मिलता है, रायबरेली, इसको लिख देता हूं मैं, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया, रायबरेली हो गया। बगल का जिला है बाराबंकी, अगला जिला है कानपुर नगर, अगला जिला है कानपुर,
देहात इसमें भी शामिल किया गया है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, ठीक है, और बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, ये 6 हो गए और एक इसमें लखनऊ रहेगा। तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे? लखनऊ को छोड़ के 6, और अगर पूछा जाए लखनऊ को छोड़ के तो ये 6, और वैसे लखनऊ तो शामिल होगा ही। तो टोटल राज्य राजधानी क्षेत्र में 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे, 7 जिले इसमें शामिल होंगे। 2031 तक SCR नाम होगा इसका, स्टेट कैपिटल, मतलब रीजन, जो पूरा क्षेत्र डेवलप किया जाएगा, इसको डेवलप करके 2021 तक ये तैयार किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पारिवारिक पेंशन की राशि में कितने गुना की वृद्धि की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक पेंशन राशि को बढ़ा दिया है, तो कितनी गुना की वृद्धि की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि जो सेवारत माता पिता हैं, उनमें से दोनों की मौत होने पर संतान को 2 पारिवारिक पेंशन दिया जाता है, दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक का ये प्रावधान था, मान लीजिए कि कोई 2 लोग ऑफिसर हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी, एक व्यक्ति को 1.5 लाख, दूसरे को 2.25 लाख या 1.25 लाख मिलता था। अब दोनों पारिवारिक पेंशन का योग अभी तक था कि 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता था। अब दोनों पेंशन 15,000 से ज्यादा अगर उनके बच्चों को नहीं मिल सकती थी, तो उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो अपना, उनके जो खर्चे थे, वो उनके साथ तो इनजस्टिस हुआ भाई, उनके साथ तो अन्याय हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ऐसा है तो इसको एक, मतलब बड़ा इसमें परिवर्तन करने की जरूरत थी। 15,000 से बढ़ा के इसको कितना कर दिया जाए जिससे कि एक मतलब न्यायपूर्ण रहे ये। तो इसमें वृद्धि की गई कितनी? 7.5 गुने की वृद्धि की गई। अब 7.5 गुने का मतलब समझिए, 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकती थी, अब गवर्नमेंट ने रख दिया है कि 1,12,500 रुपये तक हो सकती है। ठीक है, तो 15 सत्ते 105, 7 गुना हो गया 1,05,000 और आधा उसका 7,500, 1,12,500 रुपये। और मतलब अब इतना गुना तक हो सकता है, यानी कि टोटल अगर वृद्धि आपसे पूछी जाए तो 97,500 की वृद्धि कर दी गई है। गुना पूछा जाए तो 7.5 गुना हो गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1965 के तहत पारिवारिक पेंशन के लाभ जो थे वो दिए जा रहे थे। 1965 में एक स्कीम लाई गई थी जिसमें यह बात कही गई थी कि 15,000 से ज्यादा नहीं। तो समय के अनुसार अपडेट भी होना चाहिए। भारत के किस राज्य में देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का विकास किया जाएगा? कौन सा राज्य है? अमेरिका की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया कि हम एक एजुकेशन टाउनशिप बनाएंगे। शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संस्थान, कौशल विकास के संस्थान, ये सब होंगे। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात की जा रही है, डेलाइट इंडिया उसमें सलाहकार है, ये भी प्रश्न हमको करना है। तो डेलाइट इंडिया के साथ जब बैठक हुई तो एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की भी बात इसमें की गई है। और ये एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। काफी इसमें पैसा भी लगेगा, आगे जब डिटेल आएगा तब इसको हम देखेंगे कहां पर ये होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, कहां पर ये डेवलप किया जाएगा, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने ही ये निर्णय लिया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा यात्री सुविधाओं के मामले में देश में, पूरे देश में, होल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, उसमें शीर्ष स्थान पर है? कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। बावतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी और हैदराबाद। इंदिरा गांधी ये दिल्ली वाले का नाम है, बावतपुर जो है ये वाराणसी वाले का नाम है, वाराणसी। अमौसी ये लखनऊ वाले का नाम है, हैदराबाद तो हैदराबाद में है ही है। तो ये बावतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वे में पाया गया, जो कि बनारस का हवाई अड्डा है, यात्री सुविधाओं के मामले में ये पहला स्थान रखता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट सर्वे ने अप्रैल से जून महीने में 13 हवाई अड्डों में बावतपुर एयरपोर्ट को 4.96 रेटिंग के साथ यह स्थान दिया है। और दूसरे स्थान पर रायपुर का हवाई अड्डा रहा है और तीसरे स्थान पर गोवा का रहा है। तो सेकंड स्थान पर आपका रायपुर और थर्ड स्थान पर आपका रहा है गोवा का हवाई अड्डा। तो पूरे देश में बावतपुर हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार को 32वें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यास जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। ये कौन है? इनका एक नाटक है और उस नाटक का नाम है महाबली। अगर इस नाटक के नाम से भी आप पहचान जाएं तब भी आप आंसर दे सकते हैं। और यह है असगर वजाहत का नाटक। 2019 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह सम्मान 2021 के लिए दिया गया है, 2021 का है, 22 में भले दिया जा रहा है। और ये जो असगर वजाहत है इनका जन्म फतेहपुर में हुआ था। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं, जामिया मिलिया जो है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय
मतलब विद्यालय। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं प्रोफेसर असगर वजाहत। बहुत सारी इनकी कृतियां हैं, सात आसमान, कैसी आगी लगाई, रात में जागने वाले, पहर दोपहर, मन माटी, चहारदर, फिरंगी लौट आए, जिन्ना की आवाज, है ना। ये सारी इनकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इनको चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। यूपी से क्योंकि संबद्ध है, फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, इस कारण से ये पूछा जा सकता है। और ये सम्मान जो व्यास सम्मान है ये दिया जाता है के बिरला जो फाउंडेशन है उसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है? मतलब ऐसा निर्णय लिया गया है कि इसको विकसित किया जाएगा। तो ये है कन्नौज। कन्नौज इत्र की नगरी जानी जाती है। इत्र का वहाँ पे बहुत पुराने समय से कारोबार होता आया है। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित किए जाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2022 में यहाँ पर इत्र मेला आयोजित होगा और इत्र पार्क भी वहाँ पर बनाया जाएगा। 2022 में ही इसको पूरा कर लिया जाएगा, चल रहा है निर्माण कार्य। और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कन्नौज को इत्र के लिए चुना भी गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में कितने अंकों का यूनिक कार्ड जारी किया जाएगा? तो यूपी परिवार कल्याण कार्ड ये जारी करने के अभी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने इसको अनाउंस किया था। 15 करोड़ आधार वैध राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में है, जिन्हें परिवार कल्याण कार्ड जारी करने का आधार बनाया जाएगा कि उन लोगों को पहले जारी किया जाए। लगभग 60% हिस्सा राशन कार्ड से राज्य का लगभग कवर भी होता है। तो इसमें कितने अंक होंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 12 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 12 अंक होंगे। उस परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये परिवार कल्याण कार्ड है तो पूरे परिवार को ये कवर करेगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है डेलाइट इंडिया। इसका नाम क्या है? डेलाइट इंडिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया दो कंपनियों के, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और इन कंपनी के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में। और 19 जुलाई 2022 को ये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लंदन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली डेलाइट इंडिया कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम में। इसका मुख्यालय है लंदन में। तो एक तरफ तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ अपने उत्कर्ष के लिए हम फिर से लंदन की कंपनी को लेके और अपना उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रख रहे हैं। खैर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, आवश्यकता जो होती है, वो आवश्यकता समय के हिसाब से निर्णयों को चेंज करती रहती है। दुनिया भर में राजस्व और पेशेवरों की संख्या के मामले में, क्योंकि यूपी जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ पर है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो एक अच्छा हब हो सकता है। और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा एक पुश फैक्टर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में स्थित बहुमंजिला इमारत ट्विन टावर को हाल ही में गिरा दिया गया। ये ट्विन टावर कहाँ पर स्थित था? 2009 से ये बनना शुरू हुआ था, निर्माण कार्य हुआ इस पे, लेकिन सुपरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो लिमिटेड थी, उसने इसका निर्माण जो किया था वो पाया गया कि अनियमित तरीके से किया था, काफ़ी अनियमितता बरती गई थी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये नोएडा में स्थित इस टावर को गिराया गया। गिराने के लिए टेक्निक जो यूज़ की गई, 9 से 12 सेकंड में इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, पूरा समाप्त हो गया था। और ये विस्फोटकों की मदद से इसको किया गया था। वीडियोज़ आप लोगों ने देखे ही होंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में पैदा हुए थे 29 अगस्त को 1905 में, इलाहाबाद की धरती पर, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इनका जन्म हुआ था। 2012 में मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 2012 में ये निर्णय लिया गया था कि 29 जुलाई 1905 को, 29 जुलाई, क्योंकि ये जो है इलाहाबाद में 29 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, और 29 अगस्त को
मनाया जाता है। तो जयंती, ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे बड़े जो खेल पुरस्कार हैं उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से के नाम से जाना जाता था। तो ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के बारे में दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुनना है। 2026-27 तक 20,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन अक्षय ऊर्जा से किया जाएगा, ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश सौर नीति के बारे में। असत्य कथन आपको बताना है। और दूसरा है, प्रदेश के 30 शहरों के 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। ये कथन जो है 2022 की जो ऊर्जा नीति है उससे लेके दिए जा रहे हैं। 2017 की सौर ऊर्जा नीति की समाप्ति होने के बाद में 22 की नीति लाई गई है। 2026-27 तक लक्ष्य रखा गया है 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का। तो 16,000 है तो पहला गलत हो गया। और दूसरा है कि प्रदेश के 30 शहरों में 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, अगले 5 वर्षों में 20 सौर शहरों का विकास किया जाना है, न कि 30 शहरों का। ये 20 सौर शहर विकसित किए जाएंगे। सोलर सिटी कितने होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, 20। तो 20 सोलर सिटीज का डेवलपमेंट होना है और 10 लाख घरों में ये लगाया जाना है। ये पार्ट तो सही है, लेकिन क्योंकि एक हिस्सा गलत है तो दोनों इसके गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे बीओ और आरओ के कोर्स से जुड़कर, हमारे निबंध के कोर्स से जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। और ये जो तैयारी है, तैयारी तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर सही से उसको कम समय में एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ कर लिया जाए तो एग्जाम आपका निश्चित तौर पर पास हो जाता है। नीचे दिए गए नंबर्स पे हमको कॉल करके, मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, रात में पढ़ रहे हो तो आपकी रात शुभ हो। अपनी स्टडी आप करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।